यस्टरडे वी लर्न अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपने मुझे पूछे हैं, ठीक है, उनके भी आंसर भी दूंगा। कल जो शीट मैंने आपको दिया था, ठीक है, 7 क्वेश्चंस थे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ नए नए टाइप के उसमें मैंने डायमेंशनल इक्वेशन पूछे थे। हिमानी तुमने किए कि नहीं किए? नहीं किए। जिस किसी ने नहीं किए हों तो वो आज ओपन करेंगे क्लासरूम में, ठीक है, और उसको कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आज आंसर बता दूंगा सारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कल अपन जो छोड़े थे वहाँ से थोड़ा आगे कंप्लीट करके एरर्स कंप्लीट कर दें एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद अपन बाकी याद देखेंगे। कल अपन ने क्या पढ़ा था? दैट वेन एवर वी मेजर अ क्वान्टिटी विद द हेल्प ऑफ ए फिजिकल क्वान्टिटी विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, then it is impossible to measure accurately, and that's why there may be some amount of error happening in that particular measurement. The error, cause of error, if it is known to us and there are methods to reduce its value, then we call it systematic errors. देखा था, उसके different types देख लिए थे। But if we do not know exact cause of the error, although we know that it is a combination of systematic errors, then such grand error or gross error is defined as random error, ठीक। उस रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? वी टेक द रीडिंग नंबर ऑफ टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू, दैट इज x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डाइजेस्ट xn अपॉन n. दिस एवरेज वैल्यू will reduce amount of error because some of the quantities may be positive, higher than the actual value, some of them may be less than actual value, they will compensate each other when we join them, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2.2 करेक्ट रीडिंग थी, एक रीडिंग आपने 2.3 पढ़े और एक रीडिंग आपने 2.1 पढ़े, तो उनका एवरेज तो 2.2 आ जाएगा अगेन। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड करेक्ट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, एंड दिस वैल्यू x बार इज सपोज टू बी एक्यूरेट वैल्यू। वेन एवर वी से एक्यूरेट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, दैट ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज x बार। तो x बार इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डाइजेस्ट xn अपॉन n. इट्स क्वाइट सिंपल। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? ये सब मैथमेटिकल पार्ट है इसका, ये एरर नहीं है एक्चुअली। हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी राइट दैट अमाउंट ऑफ एक्चुअल एरर, ठीक है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, difference between measured value and actual value. For example, absolute error in first observation will be equal to x1 minus x bar. x1 रीडिंग है, measured value है, और x bar उसकी true value है. Difference of that and its modulus value, क्योंकि it is taken as always positive, absolute, ठीक है। तो mod of x1 minus x bar, this is absolute error in first observation. Similarly, absolute error in second observation will be x2 minus x bar mod. In third observation it will be x3 minus x bar mod. In nth observation it will be delta xn is equal to mod xn minus x bar. These are absolute errors in the calculations. Now we take its average value, that will give us average absolute error, that is delta x is equal to delta x1 plus delta x2 plus delta x3 digest delta xn upon n, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैट एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक। एवरेज एब्सोल्यूट एरर के बाद ये सही है ना, राइट शब्द। तो ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो एवरेज एब्सोल्यूट रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर. व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार. आपको सीधे फॉर्मूले याद रखना चाहिए, ठीक है. डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार दैट इज रिलेटिव एरर, ठीक है. देन परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना, क्या करोगे? 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्वाइट सिंपल. तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है. तो ये अपने जो आखिरी का बचा हुआ हिस्सा था, वो सारे फॉर्मूले उनको एक साथ लिख लिए हैं. आपको भी ये फॉर्मूले देख लेना चाहिए. हम इसका एक शॉर्ट लेके रख ले रहे हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा, ठीक. ये फॉर्मूले हैं जो कि एरर कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक. इतने ही फॉर्मूले होते हैं. इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, है ना, 7 क्वेश्चंस. जिनके पास सामने ना हो तो वो लोग क्लासरूम में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चंस जो है मैं बताते जाऊँगा शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चंस है. वो अपने पास है क्या? उसका अपन दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट. कल जो क्वेश्चंस थे ये
देखो चलिए पहला क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होती है ना। इसके लिए दो फॉर्मूले मैंने बताया था, ठीक। F इक्वल्स टू विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। आपके पास यदि लेयर्स ऑफ लिक्विड है, ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है और दूसरी लेयर ऑफ लिक्विड ये उसके नीचे है जो फ्लो हो रही है, थोड़ा सा मैं दूरी बता दूं, ठीक। और उनके बीच की डिस्टेंस जो है, ये बीच की डिस्टेंस, दिस इज डेल्टा एक्स। ऊपर वाले की वेलोसिटी वी है, उसकी जस्ट नीचे जो लिक्विड है उसकी वी माइनस डेल्टा वी है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा वी। आपको पता होना चाहिए जब भी नदी बहती है तो दो तरीके से मोशन दिखते हैं अपने को वाटर के। कई बार बहुत चौड़ी नदियों में आपको दिखता है कि ऊपर ऊपर बहुत धीमी गति से पानी बह रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे साइड को देखोगे एज यू मूव डीप यू विल ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड और वाटर फ्लूइड इज़ वेरी हाई। उसके पीछे अपन फ्लूइड में पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जो जनरल अपनी ट्यूब्स वगैरह होती हैं जिससे पानी बहता रहता है, उसमें आपने देखे होंगे कि यदि स्लो स्पीड में पानी बह रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाली सरफेस में जो पानी होता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके नीचे 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 कम होती जाती है, और जो बिल्कुल बॉटम में जो है वाटर लेयर वो लगभग स्टैटिक होता है, रेस्ट पर होता है, ठीक है। ये हम छोटी मोटी जो रिवर्स होती हैं या अपने घर के आसपास जो छोटे मोटे नाले होते हैं उनके पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो विस्कस ड्रैग लगता है, वो विस्कस ड्रैग या अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, ठीक है, या टेंजेंशियल एरिया, उतना ज़्यादा आपको ये विस्कस फोर्स लगते हुए दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बाल्टी का पानी आप इजीली रिवॉल्व कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उनकी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन ला सकते हो। बट ये आपको बहुत बड़े टैंक का पानी हिलाने के लिए बोला जाए तो इट विल बी वेरी टफ बिकॉज विस्कस फोर्स इज वेरी लार्ज इन दैट केस। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी। आप जितना ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको पिन कर दो। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस स्क्रीन शेयरिंग में आप क्वेश्चंस डायरेक्ट देख सकते हैं। जो कुछ लोगों के पास में शायद नहीं होंगे क्वेश्चंस, तो वो ये क्वेश्चंस देख पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाए, कुछ नए प्रैक्टिकल्स धीरे धीरे करके अपने को करने पड़ेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस अब? सावी भिड़े प्रेजेंटिंग में जो दिख रहा होगा उसको आप क्लिक कर देंगे या पिन कर देंगे तो आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे, और जब मुझे वापस स्क्रीन को करेंगे, नहीं बोर्ड को करेंगे, तो बोर्ड दिखने लगेगा, ठीक है। आप दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं। क्लियर है ये? मेरी बात क्लियर हुई? आप जो सावी भिड़े प्रेजेंट्स लिखा हुआ है तो उसमें प्रेजेंट्स में जाएंगे, प्रेजेंटेशन में, तो आपको वो पेपर दिखने लगेगा जो मैंने कल दिया था, ठीक है। सभी को दिखा? तो आंसर्स मुझे देते जाएंगे, दिखा कि नहीं दिखा? यस, सभी को दिख रहा है। ओके ओके, गॉट इट। तो ये पहला क्वेश्चन जो था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो मैंने बताया F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो इससे ईटा इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिखा हो मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी। F इसका डायमेंशनल इक्वेशन कितना होता है, MLT माइनस 2, डेल्टा एक्स का L होता है अपॉन एरिया का L स्क्वायर और डेल्टा V का LT माइनस 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर ले जाएंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, M तो वही है M, ये L ऊपर जाएगा तो L टू द पावर माइनस 1, T टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 यानी T टू द पावर माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। बहुत से लोगों को याद था इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर डाला था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड वन, M1 L माइनस 1 T माइनस 1। सभी का आ गया होगा ये, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को अपन देखें। दूसरा क्वेश्चन, नीचे करना था। दूसरा क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 एंड म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको समझ लें अपन, ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं इनको अच्छे से करा रहा हूँ, देखते जाएं। एंड दे आर ऑल न्यू थिंग्स फॉर यू।
ये तो ठीक था, इसका निकल गया। दूसरा क्वेश्चन जो था उसने किसका पूछा था अपने को, 1/μ0 इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, इट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक, एक्चुअली क्या था, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, जैसे कि अपन कूलाम्स लॉ कहलाता है, ये कूलाम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक पोल्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स। आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपेल, नॉर्थ साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। आपने कभी मैग्नेट देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे होंगे, 99% चांस है आपने देखे होंगे, और उससे आपने अट्रैक्ट और रिपेल करके भी देखा होगा पोल्स को, ठीक है। तो दे अट्रैक्ट इफ दे आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी एंड दे रिपेल इफ दे आर ऑफ सिमिलर पोलैरिटी। तो यहाँ पर जब वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उनके भी जो फोर्स एक्ट करता है उसकी वैल्यू होती है μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। m1 m2 क्या है, ये मैग्नेट है एक, दूसरा मैग्नेट ये है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी m1 है और इसकी m2 है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये r है। तो ध्यान से, m1 इज व्हाट, m1 इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक और फर्स्ट मैग्नेट, और m2 क्या हो जाएगा, इट इज़ पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड मैग्नेट। अब ये मैंने तो उस दिन थोड़ा सा और समझाया था, जो लोग आज बहुत दिनों बाद देख रहे हैं या पहली बार ज्वाइन कर रहे थे वो समझें कि मैंने बताया था कि दो मैग्नेट भले ही एक से दिखाई दे रहे हैं, दे सीम्स टू बी एग्जैक्टली अलाइक, बट देयर स्ट्रेंथ, देयर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग एनी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी डिफरेंट। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट होगा, नो डाउट। जो कम अट्रैक्ट करेगा वो कम स्ट्रेंथ वाला होगा। तो पोल स्ट्रेंथ इज दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स एनी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टूवर्ड्स इट। जो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पोल स्ट्रेंथ जो है उसका यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होता है, पोल स्ट्रेंथ। ये मैंने शायद डिस्कस किया था, पोल स्ट्रेंथ m, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। एम्पियर इंटू मीटर को किससे शो करेंगे, L से। तो m0 L1 T0 A1 ये लिखा था अपन ने, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपन ने, ये तो क्या हो गया, ये हो गया कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। R तो डिस्टेंस है, F फोर्स है, μ0 क्या चीज़ है मैंने बताया आपको, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। दूसरा, दो चार्जेस हैं यदि Q1 और Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर, then they also attract or repel each other. If their polarity is same, then they will repel. If their polarity is opposite, plus minus, then they will attract. In that case, force of attraction or repulsion is given by this formula. F is equal to 1/4π epsilon naught Q1 Q2 upon r²। ठीक है, ये इसमें Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज के लिए कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज Q1 और Q2 इसके लिए कूलाम होता है, या कूलाम को ये अपन लिखते हैं A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन है, बाकी आप जानते हैं। अब मुझे निकालना है लेकिन किसकी, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको डिवाइड कर दूँगा, इसमें इक्वेशन 2 जो है डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 डिवाइडेड बाय 1। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, F/F तो गायब हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, इसको ऊपर लेना है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ जाएगा μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। ये तो डायमेंशनल है, कैंसिल भी हो गया, r² भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, Q1 Q2 अपॉन m1 m2 इंटू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1। दिखाई दे रहा है, मुझे किसकी यूनिट निकालनी है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की। तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर मिल जाएगा m1 m2 अपॉन Q1 Q2। M1 ये किसकी, इसके लिए अपन ने क्या देखिए, अपन ने एम्पियर इंटू A इंटू L, और इसकी भी A इंटू L है, इसकी A इंटू टी और इसकी A इंटू टी। एम्पियर पूरे कैंसिल हो जाएंगे, तो L² अपॉन T² बचेगा, और L² इंटू T⁻⁻²। ये किसके लिए डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, m⁻0 L⁻2 T⁻⁻²। एक्चुअली ये LT-1 का स्क्वायर भी है, ठीक है। और इसीलिए 1/√μ0
इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट LT-1 आती है विच इज स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। ये बड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये c की वैल्यू होती है c इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यदि मुझे पहले से पता होता कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इतना लंबा करता ही नहीं। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, c², और c की LT-1 होती है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो L²T-2 हो गई, शॉर्टकट, ठीक है। क्या मालूम होता है यदि मुझे ये पता होता है कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक पूरी टिपिकल मेथड, बहुत सारी चीज़ें समझा दिया मैंने क्योंकि आपको पता नहीं थी, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इफ देयर आर टू मैग्नेट्स एंड देयर पोल्स, नॉर्थ पोल लिया मैंने, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर, देन दे रिपेल ईच अदर। नॉर्थ है, रिपेल करेंगे। दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। m1 and m2 they are pole strengths of the two poles. Their unit is ampere into meter. तो A into L, ये डायमेंशनल इक्वेशन होगा। यदि आपको सीधा पता होता है तो इसका LT-1 लेते, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का कितना हो जाता है, L²T-2। 2 लाइन में ही आता आंसर यदि आपको ये पता होता तो, पर नहीं पता था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। अब इसके बाद आपके दिमाग में रहेगा। डाउट इज हुज डायमेंशंस आर इक्वल, टॉर्क एंड वर्क पे पहला दिया है, आपको पता है दोनों का सेम होता है mL²T-2, ठीक है। दूसरा फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स का तो होता है mLT-2 और स्ट्रेस का वही होता है जो प्रेशर का होता है mL-1T-2। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद हो जानी चाहिए। तो ये दोनों अनइक्वल है, हमको इक्वल की बात कर रहा था, पहला आंसर आ चुका है, लेकिन कई बार मोर देन 1 करेक्ट आंसर होते हैं, इसलिए पूरे बता दे रहा हूँ मैं। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस का देख लिया अपन ने, एनर्जी का कितना होता है mL²T-2, ये एनर्जी का है, ठीक है। देन लास्ट वन इज फोर्स एंड वर्क, तो वो तो देख ही चुके आप, फोर्स का कितना होता है और वर्क का कितना होता है। तो सिर्फ एक ही है, टॉर्क एंड वर्क, ठीक है, जिनकी पेयर ऑफ डायमेंशन, जिनकी वैल्यू सही है, ठीक है। तो इनके इक्वल है। अब अगला वाला क्वेश्चन, इंटू k², वेयर k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक। इसको अपन L से शो करेंगे इसकी डायमेंशनल इक्वेशन, और m की m रहेगी तो mL², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रहती है डायमेंशनल इक्वेशन। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। दूसरा क्या दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज टॉर्क, ठीक है। जब भी हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इट मीन्स टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क के लिए कितना होता है mL²T-2। तो सर्टेनली दोनों अनइक्वल है। उसने यही तो पूछा था अपने को कि अनइक्वल कौन से हैं, नहीं, आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन है, अनइक्वल होना चाहिए। वर्क एंड टॉर्क का भी देख लीजिए इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट, इसको थोड़ा देख लें। एंगुलर मोमेंटम, अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको इनर्शिया समझ के ही आएंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इट विल बी बेटर टू लर्न इट प्रॉपरली। व्हाट इज इनर्शिया, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। इफ देयर इज ए लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉक्स प्लेस्ड समवेयर, देन यू वांट टू शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट यू विल डू, you will apply a force on it. If the force is not sufficiently large, it will not move, ठीक है। आपको फोर्स का इफेक्ट क्या पता है कि whenever we apply force, the object get accelerated. Force is equal to mass into acceleration. पर यहाँ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, मूव भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। लेकिन अब यदि आपने सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया और वो चल दी, धक्का दे दिया, ठीक है, और वो चलती चली जा रही है, तो उसको अपनी उस पर्टिकुलर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आपको किसके अगेंस्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यदि हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस कर दें, ठीक है, और रोलर लगा दें जिससे फ्रिक्शन लगभग जीरो हो जाए, और धक्का दे दें, चलती चली जाएगी जब तक कि आप उसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है, टेबल रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट तो अपने आप नहीं चलेगा, बट वंस इट स्टार्ट्स टू मूव, then
To stop it, you must apply a force in opposite direction. So each and every object has a tendency to maintain either its position of rest or position of motion. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. जितना ज़्यादा वजन होगा उस ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. सो इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द मेजर ऑफ मास. यहाँ तक ठीक है. अब दूसरा एग्जाम्पल है. यदि एक ऑब्जेक्ट जैसे फैन है, रोटेट कर रहा है, ठीक, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो यदि आपको रोकना होगा तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गो ऑन रोटेटिंग. ठीक है. और यदि वो रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा. यानी हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके का एक प्रॉपर्टी शो करता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स आइदर एट रेस्ट और इट मेंटेन्स इट्स मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन कंटिन्यूसली टिल वी अप्लाई सम टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन. वहाँ फोर्स अप्लाई करते थे इनर्शिया में, यहाँ टॉर्क अप्लाई करेंगे. ठीक है. एक घूम रहा है डोर, तेजी से रोकने के लिए आप क्या करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाओगे, फोर्स लगाओगे, उस फोर्स का इफेक्ट टॉर्क होगा. ठीक है. यदि आप देख रहे हो कि ये फैन रोटेट कर रहा है, रोकना है, तो क्या करोगे, आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. यानी टॉर्क, फोर्स का वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, रोटेशनल इफेक्ट, जो अपोज करेगा दैट विल बी टॉर्क. तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड इट इज इन रोटेशनल मोशन, इट विल मेंटेन रोटेशनल मोशन टिल वी अप्लाई सम एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट. This particular property of maintaining rotational motion is defined as moment of inertia. और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. उसका छोटा सा एग्जांपल, यदि आप एक चक्का लो, व्हील इस टाइप का, स्पोक सब लगे हुए हैं, और एक और डिस्क लो सेम शेप की, सेम मास की डिस्क, ठीक है, और दोनों को रोल कर दो एक साथ, सेम फोर्स लगा करके, सेम टॉर्क लगा करके, विच वन विल मेंटेन रोटेशनल पोजीशन मोर, ये क्वेश्चन है मेरा. ठीक है. आपने एक व्हील लिया है और दूसरी डिस्क ली है, सेम मास की, सेम रेडियस है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम, एंड यू अप्लाइड सेम टॉर्क एंड मूव दैम ऑन ए स्मूथ फ्लोर सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. तो कौन लंबी दूरी तक जाके गिरेगा और कौन पहले गिर जाएगा, दोनों में से कौन अपनी रोटेशनल मोशन को ज़्यादा मेंटेन करेगा और कौन कम? एनी वन ऑफ यू? स्पोक वाला जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगा, है ना. मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पूछा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस तक कौन चलेगा, स्पोक चलेगा, व्हील चलेगा, व्हील चलेगा. ठीक है. व्हील चलेगा, बिल्कुल सही है. सभी का कहना है कि स्पोक वाले जो है वो चलेगा, जिसको व्हील बोल रहे हैं. डिस्क नहीं चलेगी. ठीक है. क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसका मास सेंटर से लेकर सब तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इसका मास कहाँ था, सिर्फ इसकी पेरिफेरी तक था. यानी जितना मास उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. तो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करेगा, हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट ऑब्जेक्ट, इस पे भी डिपेंड करेगा. और इसलिए जितने भी ऐसे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, वी ट्राई टू कीप इट्स मास एज फार अवे फ्रॉम सेंटर एज पॉसिबल सो दैट इट विल मेंटेन इट्स रोटेशनल मोशन फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है. जितने व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, सब में उसके जो इसको रिम बोलते हैं, उस रिम पर सबसे ज़्यादा मास अपन रखते हैं. ठीक है. और इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मास पे नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, और उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन. ठीक है. जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है सेंटर से. तो ये आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के कहलाती है. के इज कॉल्ड रेडियस. एक्चुअली यदि एक बॉडी है, मैं पूरा भी एक और एक्सप्लेन कर दूँ, और वो कई मास पार्टिकल से बना है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हर मास पार्टिकल की डिस्टेंस निकालते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक. ये mn है, इसकी कितनी है, rn है. और हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो I इज इक्वल टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, nth पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r1 है. मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेकेंड वाले का m2 इंटू r2 स्क्वायर, थर्ड वाले का m3 इंटू r3 स्क्वायर, in वाले का mn इंटू rn स्क्वायर. ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है. आप देख रहे हो कि ओवरऑल इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगी, m इंटू एल स्क्वायर. सभी तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो m इंटू एल स्क्वायर आएगी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कितना होता है डायमेंशनल इक्वेशन, ml स्क्वायर. याद रहेगा. ठीक. ये हो जाएगा. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जिस तरीके से आप मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये पढ़ो. ठीक है. सिमिलरली angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity. Moment of inertia
into angular velocity, that is angular momentum. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी अपने देखे ml स्क्वायर होता है और एंगुलर वेलोसिटी का होता है t टू द पावर -1. मैंने लिखवाया हूँ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा. सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t-1. ये किसका हो गया, एंगुलर मोमेंटम का. और अब एक और अपने इसको प्रूव करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू. यहाँ से h का आएगा E अपॉन न्यू. इसका होता है ml स्क्वायर t-2, ये न्यू का 1/t, यानी t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t-1. आप देख रहे हो कि ये दोनों एक ही है. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट विल हैव सेम डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है. थर्ड वन क्या है, इम्पल्स एंड मोमेंटम. इम्पल्स क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग रोज़ यूज़ करते हो. कितने लोग आप में से फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, ऑल ऑफ यू कुछ ना कुछ गेम तो ज़रूर खेलते हो जिसमें आप कुछ बॉल को हिट करते हो. ठीक है. आप यदि फुटबॉल को हिट करना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो आप कैसे हिट करते हो उसको, दौड़ के आते हो एंड यू ट्राई टू कीप द टाइम इंटरवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुट एंड द फुटबॉल एज लिटिल एज पॉसिबल so that the object will move to long distance, football will move to long distance. ठीक है. आप दौड़ के आते हो और किक लगाते हो उसको. ठीक है. पर किक लगाते समय क्या चीज़ होती है, कई बार किक में पास भी गिर जाती है, आप उतनी इस किक से दूर तक भी पहुंचा देते हो कई बार. ठीक है. क्रिकेट खेलते होगे कई बार हल्का सा आपने पुश किया तो बॉल रन्स विथ लार्ज स्पीड, वी यू से दैट इट इज़ ग्रेट टाइमिंग. तो ये यहाँ टाइमिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये वो टाइम है जिसमें आप जो मोमेंटम है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट तक जो कि आपको, जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो. ठीक है. देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इम्पल्स. सो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स into time interval. Time interval means that time for which you apply the force on the object. एक हैमर दे दिया आपको, एक खीला दे दिया, नेल, और बोला गया कि इस नेल को हिट करना है, इसको अपने को पियर्स थ्रू करना है वॉल में गड़ाना है. ठीक है. तो दो लोग थे, दोनों अलग तरीके से फोर्स लगा रहे थे. एक ने उसका दबा के रखा, आधे घंटे तक नेल नहीं गया. दूसरे ने हैमर से शट 2-4-6 बार मारा, हिट किया, नेल हैज़ गॉन इनसाइड. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन दीज टू केसेस? In first case, the force applied is very large, but it is applied for a long time. Intermittently नहीं है. ठीक है. रुक के नहीं लगा रहा है. ठीक है. तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल की वैल्यू, इसमें फोर्स जो इम्पैक्ट लग रहा है F का, वो बहुत कम है. ठीक है. जबकि वो ज़्यादा होना चाहिए. और सेकंड केस में वो क्या कर रहा है, डेल्टा टी इज कैप्ट एज लिटिल एज पॉसिबल, बट फोर्स अप्लाइड इज वेरी लार्ज एंड दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड दैट वॉल. तो ये जो प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का, we call it impulse. And such forces which are applied for short interval of time but of large magnitude are defined as impulsive forces. ठीक है. तो यहाँ पर ये impulsive force, आप बैडमिंटन में भी शॉट लगाते हो तो आप टाइमिंग डेल्टा टी को एज लिटिल एज पॉसिबल रखते हो, पर कई बार ड्रॉप शॉट खेलते हो तो आप अपने हाथ को ऐसे स्लैंटेड उसके ऊपर, शटल के ऊपर ले जाते हो, जिससे डेल्टा टी इंक्रीज हो जाता है. वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि शटल का किसके साथ है, रैकेट के साथ है, वो इंक्रीज हो जाता है. और किसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, फोर्स की वैल्यू, और वो स्लोली दूसरा भी जाता है. ठीक है. आपने देखा होगा जितने ग्रेट शटलर्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉट लगाते हैं. ठीक है. ड्रॉप शॉट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल और वो उसका यूज़ करते रहते हैं. तो उसमें क्या चीज़ है, डेल्टा टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का, वी कॉल इट इम्पल्स. तो फोर्स के लिए हो गया mlt-2 और टाइम इंटरवल के लिए टी, सो इट विल बी mlt-1. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मोमेंटम का होता है, लीनियर मोमेंटम का भी ये मिलता है. तो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम विल हैव सेम डायमेंशनल इक्वेशन. तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस बोला है. ठीक है. तो फर्स्ट वन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, दे आर डिफरेंट, बाकी सबके सेम है. ठीक है. इसके बाद और जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस. अभी देख चुके हैं टॉर्क एंड वर्क का एक जैसा होता है. मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, अभी अपने मोमेंटम का ये देखे mlt-1 और प्लैंक्स कांस्टेंट का ml²t-1, अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, तो ये डिफरेंट है. तीसरा स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस का सेम होता है, और स्ट्रेस एंड स्पीड एंड 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट भी सेम होता है. क्यों, अभी देखे थे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट,
1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज स्पीड ऑफ लाइट c। तो सीधी बात है, स्पीड और इसकी दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, ऋषिता ने पूछी है डेल्टा टी। हाँ, डेल्टा टी अभी मैंने उस दिन डिस्कस किया था। वेन एवर टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, then we generally represent it by delta t. T is time, but delta shows that the time interval is very small. So generally the force applied on the object is for a small time interval. ठीक है, आपने जो किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली फोर्स लगा के रखा हुआ है कंटिन्यूसली, देन इट इज़ नॉट इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स इज मीन टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उस शॉर्ट इंटरवल को शो करने के लिए डेल्टा लगाया हुआ है। ठीक है ऋषिता, यू गॉट इट। नेक्स्ट उसमें पूछा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, अच्छा ये हेनरी वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट्स द डायमेंशंस दिस वेयर क्यू डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्यू डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक नई चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल में अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना बता दूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्वाइल में जब भी करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज कॉल्ड इंडक्टेंस, इन दिस केस सेल्फ इंडक्टेंस, आई इज करंट। ठीक है, एल जो होती है उसकी यूनिट कितनी होती है, हेनरी, इट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल के लिए निकालेंगे तो 2 अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, हेनरी के लिए। अब यू एम, ये 2 तो डायमेंशनल, यू एम का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एनर्जी है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उसने क्या किया, क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आई स्क्वायर को क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिख देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर क्यू माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सक्यूज़ देना आप लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक, इसके बाद कि ये तो अभी है नहीं, अपने को बाद में देखेंगे, नहीं अभी और अभी अपने को इन सब चीज़ों को समझना है और करना है। ठीक है, टाइम इज़ रनिंग अवे। जो लोग आईआईटी के एडवांस की तैयारी करते रहते हैं, जो आईआईटी के लिए फोकस्ड रहते हैं, जो नीट से एमबीबीएस करने के लिए फोकस्ड रहते हैं, उनके लिए 2 साल का टाइम इज़ इनसफिशिएंट। ठीक है, तो सर्टेनली आपको उसको मल्टीफोल्ड करना होगा टाइम को। तो टाइम को आप कैसे बचा सकते हो, ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जो है अभी है उसको अभी तैयार करो, बात के लिए छोड़ने का नहीं कोई भी चीज़। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, हेनरी जो यूनिट होती है किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि आपके पास टाइम है तो 12th क्लास की कोई बुक मिल जाए, ठीक, तो उसमें से उठा के देख के पढ़ दो। ठीक, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे पास यदि समय हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो जाए किसके लिए, हेनरी के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT and Coulomb. Magnetic field intensity, that is B, is defined as F upon m. Force experienced by a unit north pole is defined as magnetic field intensity at that place. ये भी नेक्स्ट ईयर पढ़ना है। फोर्स को तो अपन लिखेंगे MLT माइनस 2 से, इसको एम्पियर इंटू लेंथ, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A इंटू एल ही आएगा, सॉरी A इंटू एल। ठीक है, अब एम्पियर को किससे लिखते हैं, अभी अपने देखा, एम्पियर को लिखते हैं क्यू अपॉन टी से, तो एम एल स्क्वायर, एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन एम्पियर को क्या लिखेंगे अपन, क्यू, यानी क्यू हो गया और टी ऊपर चले जाएगा, तो एम L0 टी माइनस 1 एंड क्यू माइनस 1। ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ सी, क्योंकि यह सी से डिनोट किया है शायद कूलाम को। ठीक है, कूलाम से शो किया है, तो ये आ जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपने चेक कर लिए सारे क्वेश्चंस। ये कुछ नए थे इसलिए मैंने बताया आप लोगों को, है ना। अब आप समझें कि जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं या आईआईटी में जो आते हैं वो इस लेवल के होते हैं, तो सर्टेनली वी हैव टू रीच टू दिस लेवल। एक दिन में नहीं पहुँचेंगे, इट विल टेक टाइम, बट यदि आप मंजिल की सबसे ऊपरी छत तक पहुँचना चाहते हो तो सीढ़ियों से तो चढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाहर खड़े होकर सोचते रहोगे कि अरे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, कैसे जाऊँगा, ठीक है, तो वहीं खड़े रह जाओगे। बेटर टू स्टार्ट एंड मूव अप। ठीक है, तो आप लोग सब लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे। कल संडे